तुलसीदास जी, संत कबीरदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, अयंकाली जी, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मानवर कांसीराम साहब, बाबू जगजीवन राम जी और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सबसे पहले तो मैं मादिगा आरक्षण संघर्ष रक्षक राष्ट्रीय समिति के साथियों को धन्यवाद करूंगा आज के इस आयोजन के लिए, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको सबको और पूरे समाज को और जो लोग सामने बैठे हैं उनको भी एक बात समझाना चाहता हूं। क्या हम लोग कभी आपस में इस बात पे चिंतन करते हैं कि हम हार क्यों रहे हैं, मनुवादी जीत क्यों रहा है? हम देश के मूल निवासी हैं। देश में जो भी कुछ है, प्राकृतिक संसाधन है, नदियां हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, खेत की जमीन है, तमाम तरह की खनिज पदार्थों की खाने हैं, जहां से अरबों खरबों रुपया पैदा होता है। आपने कभी सोचा उसमें हमारा हिस्सा कहां है? हम लोग खेत की जमीन के मालिक क्यों नहीं बन पाए? हम लोग अस्पतालों के मालिक क्यों नहीं बन पाए? हम लोग शिक्षण संस्थानों के मालिक क्यों नहीं बन पाए? स्कूल कॉलेजेस के मालिक हम लोग क्यों नहीं बन पाए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेस संख्या के हिसाब से हम क्यों नहीं बन पाए? टॉप ब्यूरोक्रेसी में सीनियर मोस्ट पोस्ट पर हम क्यों नहीं पहुंच पाए? जब तक बीमारी के असली कारण को नहीं जानेंगे तो कभी भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। हमसे सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि हम लोग आपस में जातियों में बट गए, और केवल जातियों में नहीं बटे, हमने जाति जाति की पार्टियां बना ली। इस हद तक हम लोग बट गए कि कोई आपका भविष्य है नहीं। जब तक आप अपने खुद के बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप अपने समाज की बदहाली के बारे में चिंतन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने समाज के महापुरुषों के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप ना तो इतिहास बना सकते हैं और ना इतिहास बदल सकते हैं। सोच के देखिए, जिस पानी को आप पी रहे हैं, अगर कल को आपको पता लगे उस पानी के अंदर मलमूत्र मिला दिया है, तो क्या आप जानने के बाद भी उस पानी को पिएंगे? नहीं पिएंगे ना, क्योंकि आपको पता लग गया उस पानी में गंदगी डाली हुई है। लेकिन जब तक आपको जानकारी नहीं है, सूचना नहीं है, तब तक आप जो पानी आपके यहाँ सप्लाई किया जा रहा है, जिस पानी में मलमूत्र मिलाया हुआ है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उस पानी को पिएंगे। इस देश में लड़ाई विचारधारा की है, और विचारधारा की लड़ाई को केवल विचारधारा से लड़ा जा सकता है। भावनाओं में बह के कभी भी हम कोई जंग नहीं जीत सकते। जिस प्रकार किसी दूसरे देश की सेना से अगर युद्ध हो जाए तो जीतने का तरीका हमारे देश के लिए यह होगा कि जो सामने विदेशी जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, उसको रसद जहां से मिलती है, खाद्य सामग्री जहां से मिलती है, आर्म्स एम्यूनिशन जहां से मिलता है, हम अगर उसके रास्ते को काट दें, उसको रसद मिलना बंद हो जाए, दुश्मन को आर्म्स एम्यूनिशन मिलना बंद हो जाए, तो दुश्मन कितने लंबे समय तक हमारे देश से लड़ पाएगा? तो जिस प्रकार दुश्मन की सेना को हराने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, उसकी रसद काटनी पड़ती है, उसी प्रकार इस विचारधारा की लड़ाई में जो विचारधारा हमारे लोगों के हक और अधिकार को छीनती है, जो विचारधारा जिसने हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, जिस विचारधारा ने मनुस्मृति की आधार पर हमारे लोगों को संपत्ति से वंचित रखा,
व्यापार से वंचित रखा, पढ़ने लिखने से, ज्ञान से वंचित रखा, उस विचारधारा को हमें छोड़ देना चाहिए। और जो विचारधारा न्याय की बात करती हो, जो विचारधारा समानता की बात करती हो, जो विचारधारा हमें हमारा हक देने की बात करती हो, हमें उस विचारधारा को मजबूत करना चाहिए। लेकिन क्या हम उस विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं? जरा सोच के देखो, जहां भी कई दंगे होते हैं, दंगों में कौन मारा जाता है, दंगे में कौन गिरफ्तार होता है, उन लोगों की जाति और धर्म कभी खोज लेना। कौन लोग हैं जो अंधविश्वास के नाम पर धर्म का अफीम चटाकर जिनका इस्तेमाल धार्मिक जुलूसों में तलवारें लहराने में किया जाता है, वो कौन है? अगर आप उसकी जांच करोगे तो आप पाओगे ज्यादातर लोग दलित जाति से, आदिवासी जाति से, पिछड़ी जाति से मिलेंगे। आपको यही नहीं पता कि आपका इस्तेमाल आप ही के खिलाफ किया जा रहा है। मेरे छोटे भाई की एक समय था, ये जो हमला जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये हमला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं है, ये हमला भारत के संविधान के ऊपर है, ये हमला हमारी सरकार के ऊपर है। लेकिन जब विचारधारा की लड़ाई हो तो जिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को शिव मोटो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर देनी चाहिए थी, या जो पुलिस प्रशासन को अपने आप ही उसमें मुकदमा दर्ज करके चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी, वो इसलिए नहीं की क्योंकि लड़ाई विचारधारा की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुद्धिस्ट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अम्बेडकरवादी हैं, और इस देश में लड़ाई मनुवाद के खिलाफ अगर किसी ने बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक लड़ी है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी है। हम लोग जातियों में बट रहे, मदी का समाज ही क्यों कर रहा है ये प्रदर्शन? क्या दलित समाज की सारी जाति मिलकर नहीं कर सकती? हम लोग छोटी छोटी जातियों में बट गए। अब एक बताइए, ये जो सब क्लासिफिकेशन हुआ है, ये जो आरक्षण में बंटवारा हुआ है, बंटवारे का लाभ तो तब मिलेगा ना जब नौकरियां होंगी। जब नौकरियां ही नहीं है, जब आपकी नौकरियां ही खत्म कर दी तो इस बंटवारे का लाभ क्या है? जब बीजेपी की सरकार थी, वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने उस 4th क्लास के एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरीके से खत्म करके, सरकारी नौकरियों को, 4th क्लास की नौकरियों को खत्म करके ठेकेदारों के हाथ में, आउटसोर्स करके ठेकेदारों के हाथ में दिया। तब क्या हमारे किसी संगठन ने इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी? क्या हमारे सांसद विधायक नहीं थे जो रिजर्वेशन से जीत के गए? क्या उन्होंने उसके विरोध में लड़ाई लड़ी? आप पूरे देश का सर्वे कर लीजिए, जितनी भी 4th क्लास की नौकरी है, चाहे वो सफाई कर्मचारी की नौकरी हो, चाहे वो चपड़ासी की नौकरी हो, चाहे वो चौकीदार की नौकरी हो, चाहे वो माली की नौकरी हो, इस तरह की जितनी भी नौकरियां थी, उस नौकरी का कभी डाटा निकाल के देखना उसमें कौन लोग नौकरी करते थे। अगर आप डाटा निकालोगे तो आपको पता चलेगा उसके अंदर ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के थे, गरीब लोग थे। तो गरीब लोगों ने चपड़ासी बनके, गरीब लोगों ने सफाई कर्मचारी बनके, लोगों की गंदगी उठाकर, गरीब लोगों ने माली का काम कर कर, चौकीदार का काम करके, उस सरकारी नौकरी की मदद से अपने बच्चों को पढ़ाया। और जो रिजर्वेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था, उसी रिजर्वेशन से हमारे लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने और जजेस बने। और जब पढ़ लिख के हम लोग जज बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, प्रोफेसर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, वकील बन गए, तो हम लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। और सत्ता को सवाल पूछने वाले लोग पसंद नहीं है। उन्होंने सोचा कि ये सवाल पूछने वाले लोग, ये वही अछूत लोग हैं, ये वही अछूत और शूद्र लोग हैं
जिनको आज की भाषा में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कहते हैं, ये सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को जो बोलने की ताकत आई है वो पढ़ने लिखने से और नौकरी से आई है। तो अगर आप सत्ता नहीं चाहती कि ये सवाल करें, तो सत्ता ने रास्ता निकाला, इनकी नौकरियां खत्म कर दो। तो इन्होंने 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। जहां सबसे ज्यादा हमारे लोग नौकरी में आते थे वो 4th क्लास की नौकरी थी, सफाई कर्मचारी की नौकरी थी, चौकीदार की नौकरी थी, चपड़ासी की नौकरी थी, माली की नौकरी थी। वो सारी नौकरियां तो बंद हो गई। जब वो नौकरियां ही खत्म हो गई तो आपके लोग ये जो सब क्लासिफिकेशन जिस पे लड़ रहे हैं उसका फायदा किसको मिलेगा? मिलेगा क्या आपको? जब नौकरियां ही सारी प्राइवेटाइज कर दी। और जितने आपको पता होगा 19 जुलाई 1969 से पहले देश में कोई सरकारी बैंक नहीं था, कोई सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां नहीं थी। लेकिन उस वक्त की सरकार ने, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, उस वक्त की सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया। और राष्ट्रीयकरण करने के बाद वो बैंक सरकार के अधीन आ गए। और जब सरकार के अधीन आ गए तो लाखों लोगों को सरकारी नौकरियां मिली। उस वक्त की सरकार ने सैकड़ों PSUs बनाए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम कंपनियां, जैसे BSNL बनाया, MTNL बनाया, VSNL बनाया, गैस कंपनियां बनाई, पेट्रोलियम कंपनियां बनाई, इंश्योरेंस कंपनियां बनाई, बैंक बनाए, बाल्को बनाया, नाल्को बनाया, ITDC के होटल्स बनाए। लेकिन उसी वाजपेयी जी की सरकार के टाइम में एक नया मंत्रालय बना। उस नए मंत्रालय का नाम था डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री। यानी कि भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम जो PSU या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनको बेचने के लिए एक मंत्री और एक मंत्रालय बनाया गया। और धीरे धीरे भारत सरकार के सारे सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बेच दी। जहां लाखों लोगों को नौकरियां मिलती थी, जब वो सैकड़ों PSUs बंद हो गए, प्राइवेट हो गए, पूंजीपतियों को बेच दिए, तो वहां आपका और हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया। नौकरियां ही नहीं बची। अब तुम बांटते रहो आपस में, क्या बांट रहे? जब नौकरियां ही नहीं है तो बटेगा क्या? और वो केवल यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये बोलने की ताकत, इनको अच्छे बुरे का अंतर करना आ गया, अपने अधिकार की जागरूकता हो गई, ये पढ़ने से आया है। तो एक काम करो, इनकी पढ़ाई भी छीन लो। उन्होंने पिछले 20 सालों में देश के अंदर 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। मुझे नहीं पता आपको ये जानकारी है या नहीं है। और पिछले 11-12 साल के अंदर ही 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। एक वो सरकार थी जो गांव-गांव में स्कूल खोल रही थी ताकि गरीबों के बच्चे पढ़े, लड़कियां पढ़े। दूर की वजह से पढ़ाई छोड़ देते तो चलो गांव में खोलो, कम से कम बच्चे पढ़ेंगे। और एक आज की सरकार है जो मर्जर कर रही है, कह रहे इसमें बच्चे कम हैं, इनको इकट्ठा करके एक स्कूल बना दो, 3-3, 4-4 स्कूलों को बना एकजुट करके एक स्कूल बना दो। यानी कि फिर 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए बच्चे को। और हायर एजुकेशन में तो ये हाल है कि पहले तो आपको 12वीं के बाद जो एडमिशन लेना है, चाहे BA में लेना हो, BCom में लेना हो, BSc में लेना हो, BTech में लेना हो, BA LLB में लेना हो, आपको पता होगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आप उनका फीस का चार्ट निकाल के देखिए। जो सरकारी कॉलेज है उनकी 1 साल का खर्चा, पहले बात तो एडमिशन से पहले कोचिंग, रिटन टेस्ट पास करोगे तो नंबर आएगा, तो रिटन से पहले तैयारी करो, कोचिंग लो, 3-4 लाख रुपए कोचिंग पे खर्च करो। उसके बाद एग्जाम में बैठोगे और एग्जाम अगर पास कर लिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में
या इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में जब आप एडमिशन लोगे तो 1 साल की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, ये सारे खर्चे अगर आप जोड़ोगे तो 1 साल में कम से कम 3 लाख से 5 लाख के बीच खर्चा है। और कुछ डिग्रियां 4 साल की हैं, कुछ डिग्रियां 5 साल की हैं। जब आप एक डिग्री करने का खर्चा निकालोगे, सरकारी लॉ कॉलेज से, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से, सरकारी मैनेजमेंट कॉलेज से, सरकारी बी आर्किटेक्ट के कॉलेज से, आर्किटेक्ट के कॉलेज से, तो आपको पता लगेगा एक डिग्री करने के लिए आपको 15 से 25 लाख रुपए के बीच चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या हमारे समाज के 99% लोग ऐसे नहीं है देश के अंदर जिनके पूरे परिवार की महीने की इनकम 5,000 रुपए से 20,000 रुपए महीने के बीच है? तो क्या 99% हमारे समाज के SC ST के लोग, 98% OBC और माइनॉरिटी के लोग क्या 15 से 25 लाख रुपए खर्च करके अपने बच्चे की एक डिग्री करा सकते हैं? क्या उठा सकते हैं खर्चा? तो आपकी तो पढ़ाई भी गई और आपकी नौकरी भी गई और आपको इतना उलझा दिया, तुम आपस में लड़ते रहो। जाति जाति की पार्टी बन गई। यादवों ने अपनी पार्टी बना ली, चमारों ने अपनी पार्टी बना ली, मौर्य ने अपनी बना ली, कुशवाहा ने अपनी बना ली, निषाद ने अपनी बना ली, मुसहर ने अपनी बना ली। अरे तुम्हारे पास एक ही वोट था जो बहुजन के नाम पे था, वो आपने टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। आपने कभी सुना है किसी ब्राह्मण जाति की कोई एक राजनीतिक पार्टी है क्या देश में? क्या ब्राह्मणों की एक राजनीतिक पार्टी कोई है? बनियों की कोई है? कायस्थ की कोई है? ठाकुरों की कोई है? जब वो अपनी जाति की पार्टी नहीं बनाते तो तुमने अपनी जाति की पार्टी क्यों बनाई? तुम्हें बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है। तुम तो टुकड़े टुकड़े कर रहे पूरे इस बहुजन समाज की। तुम ऐसे ही आपस में लड़ लड़ के मर जाओगे और आपस में ये लड़ रहे हो हमारा कि ये खा गए, माला खा गया, मदिगा खा गया। अरे देश के 90% संसाधनों पे कब्जा करके वो 10% लोग बैठे हैं। खेत की जमीन पे वो मालिक, पूरे देश के व्यापार के वो मालिक, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजेस वो, देश के सारे संसाधन उनके पास, और हम अपने 10% के ऊपर 90% आपस में लड़ रहे हैं। हमारा तुम खा गए, तुम्हारा हम खा गए। लड़ाई असली कहाँ है तुम्हें पता ही नहीं है। सोच के देखो, कल की बात है, कल 272 ये लोग वो हैं जिन्होंने सत्ता से फायदा उठाकर कुर्सी प्राप्त कर ली। अरे कभी सर्वे करना तो जनता से करिए, जनता बताएगी कि उनको क्या आपके इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है क्या? उनको कोर्ट से न्याय मिलता है क्या? आपको मैं याद दिलाता हूं, आपसे 30 साल पहले अगर किसी एम्प्लॉय को हटाया जाता था, वर्कमैन को हटाया जाता था, वो कोर्ट में जाता था। एक मकान पे 700 वोट कैसे हो सकती है? एक मकान पे 500 वोट, 300 वोट कैसे हो सकती है? एक ने भी बोला क्या? इनका सवाल, इनका जब भी ये कभी बोलते हैं हमेशा दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों, माइनॉरिटी के हक और अधिकार की अगर कोई बात करता है तो उसको दबाने के लिए बोलते हैं। हमें आपको सच समझना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा, वरना आप समझ लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई मुझे एक एग्जांपल बता दे, कोई व्यक्ति बीमार हुआ हो और डॉक्टर कहे भाई तुम्हारी बीमारी का एक इलाज है, बड़ा ऑपरेशन होगा, तुम्हें 10 बोतल खून, 10 यूनिट खून का इंतजाम करना पड़ेगा, ब्लड डोनेशन दो। और जिसकी बीमारी है, जिसका ऑपरेशन होना है, वो ये कहता हो कि मैं केवल ब्राह्मण का ब्लड स्वीकार करूंगा, मैं अपने शरीर में